क्लास 9th एंड 10th इस वीडियो में बताने वाला हूँ 5 ऐसे सीक्रेट पॉइंट्स जिसे अप्लाई करके तुम सितंबर से फरवरी तक अपने मार्क्स को 50% से 100% तक ले जा सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने अभी तक कुछ भी पढ़ा है कि नहीं। हर एक बच्चा इन 5 सीक्रेट पॉइंट्स को अप्लाई करके बैक बेंचर से टॉपर बन सकता है। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 पॉइंट्स में वो सब कुछ बता दूंगा जो तुम्हें 10 वीडियोस देखकर भी पता नहीं चल पाएगा। सबसे पहले तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें अपना माइंड सेट कैसे चेंज करना है, कैसे टॉपर की तरह लर्न करना है और लर्निंग को अप्लाई करना है, कैसे अपना वाई क्लियर करना है और फुल पोटेंशियल और मोटिवेशन से काम करना है। उसके बाद टॉपर्स का रोड मैप देने वाला हूँ और भी बहुत कुछ यारा। तुम बस कमेंट कर दो आई विल स्कोर फुल मार्क्स इन फाइनल एग्जाम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1, अप्लाई योर लर्निंग। अब यार मुझे ये बताना कि तुमने लास्ट टाइम कौन सी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो देखी थी और क्या तुमने उसे अप्लाई किया था या फिर बस वीडियो देख करके फिर से स्क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। अब यार जब भी तुम कोई नई वीडियो देखो तो एक बार ये जरूर सोच लो कि क्या मैंने लास्ट वाली लर्निंग को रियल लाइफ में अपने साथ अप्लाई किया। मेरे छोटे भाई बहन इस बात को याद रखो, जो टॉपर होते हैं ना वो इस स्ट्रेटजीज को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि अप्लाई भी करते हैं। इसलिए अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करना सीखो। अब यारा मुझे पता है कि एक अच्छी एडवाइस मिलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन मान लो तुमको एक बहुत बढ़िया एडवाइस मिल गई तो क्या तुम उसे अप्लाई करोगे या फिर हमेशा की तरह इग्नोर कर दोगे। यारा लर्निंग हैबिट बनाना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है लर्निंग को अप्लाई करने वाली हैबिट। इसीलिए आपको आज से और अभी से अपनी लर्निंग्स को अप्लाई करना सीखना होगा। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, पॉइंट नंबर 2 है मेक योर वाई क्लियर। यार मैं इस पॉइंट को एक छोटी सी और रियल स्टोरी से बताना चाहूंगा। एक 13 साल का गरीब बच्चा जिसके पापा इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ माँ है और उसका छोटा भाई है, लेकिन दोनों ही माँ और उसका छोटा भाई अंधे हैं, देख नहीं पाते, जिसकी वजह से उस 13 साल के बच्चे को ही पूरा घर चलाना पड़ता है। वो सुबह 3 से 4 घंटे अपने जूते की दुकान पे बैठता है, जूते पॉलिश करता है, जूते बनाता है, उसके बाद स्कूल जाता है और स्कूल जाने के बाद मन लगा के पढ़ाई भी करता है और स्कूल से वापस आने के बाद अगेन अपने जूते का काम शुरू कर देता है। वो 13 साल की छोटी सी उम्र में एक बच्चे से एक आदमी बन चुका है। लेकिन यार ये बताओ कि वो छोटी सी उम्र में इतना कुछ कैसे कर रहा है? क्योंकि यार उसका वाई क्लियर है। उसको पता है कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा छोटा सा परिवार खाना भी नहीं खा पाएगा। यानी कि इंसान कोई भी काम करे उसका वाई क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर तुम्हारा वाई क्लियर हो गया तो तुम काम चोरी नहीं करोगे, तो तुम तरह तरह के बहाने नहीं बनाओगे। अगर तुम्हारा वाई क्लियर हो गया तो तुम उस प्रोसेस को एंजॉय करना स्टार्ट कर दोगे। आखिर क्यों तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए? आखिर क्यों तुम एक टॉपर बनना चाहते हो? आखिर क्यों तुम टॉपर तो बनना चाहते हो लेकिन पढ़ना नहीं चाहते? आखिर क्यों तुम टॉप 1% बच्चों में आना चाहते हो? यानी कि आपका वाई क्लियर होना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे छोटे भाई बहन। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, दैट इज वर्क विद फुल पोटेंशियल। अब यार भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इंसान अपने फुल पोटेंशियल से काम करे तो वो पहाड़ को भी तोड़ सकता है, पूरी दुनिया को बदल सकता है। यार तुम्हें तो बस खुद को बदलना है और तुम अपने आप को तब बदल सकते हो जब तुम अपने फुल पोटेंशियल से काम करो। अगर इंसान अपने फुल पोटेंशियल के साथ हार्ड वर्क करता है तो वो अपने से 100 गुना ज्यादा टैलेंटेड इंसान को भी पीछे छोड़ सकता है। भैया ये क्या बता रहे हो? कभी ऐसा हुआ भी है कि कोई इंसान अपने हार्ड वर्क के दम पे 100 टाइम्स टैलेंटेड इंसान को पीछे छोड़ दिया है? हाँ यारा, हाँ एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल है एलन मस्क। एलन मस्क स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा गरीब था लेकिन बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग था। उसके टाइम में भी बहुत अमीर अमीर इंसान हुआ करते थे, लेकिन उसने अपने हार्ड वर्क के दम पर पूरी दुनिया को पीछे कर दिया और दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ये लोग भी है ना टॉप 1% में आते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने हार्ड वर्क के दम पर अपने से कई गुना ज्यादा टैलेंटेड लोगों को पीछे छोड़ा है। यार मैं तो कहता हूँ तुम कुछ भी करो, तुम गेम खेलो, तुम इंजॉयमेंट
करो, तुम स्टडी करो, तुम अपने ड्रीम पर वर्क करो, तुम कुछ भी करो लेकिन फुल पोटेंशियल के साथ करो, अपनी पूरी ताकत के साथ करो, तो डेफिनेटली तुम सक्सेस जरूर हो जाओगे और सबको पीछे छोड़ के तुम नंबर 1 बन जाओगे। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज व्हाई टॉपर रोड मैप इज नीडेड। यार अगर तुम्हारे पास एवरेज स्टूडेंट्स जैसा रोड मैप होगा तो पता क्या करोगे, तुम सितंबर से अक्टूबर तक पूरा टाइम वेस्ट कर दोगे और सडनली तुम्हारी नींद खुलेगी जनवरी फरवरी में, जहाँ पर स्ट्रेस हद से ज्यादा बढ़ जाता है। अगर तुम्हारे पास टॉपर्स का रोड मैप होगा तो तुम स्ट्रेस फ्री रहोगे और कंसिस्टेंट प्रोग्रेस कर पाओगे। यार पॉइंट नंबर 5 इज फेज वाइज रोड मैप। मैंने इस पूरे रोड मैप को फेज वाइज डिवाइड कर दिया है ताकि तुम बहुत ही इजीली से समझ पाओ और अप्लाई कर पाओ। तो यार फेज नंबर 1 है सितंबर टू अक्टूबर, जहाँ पर हम फाउंडेशन करने वाले हैं और बैकलॉग्स को क्लियर करने वाले हैं। फेज 1 में सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि हमें एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है और साथ ही साथ अपने स्कूल सिलेबस को भी बाय करते रहना है। इसके बाद तुम्हें अपने वीक चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है। लेकिन भैया हमें तो पता ही नहीं है कि हमारे वीक चैप्टर्स है कौन से। तो यार पहले फाइंड करो कि तुम्हारे वीक चैप्टर्स कौन से हैं, वीक टॉपिक्स कौन से हैं। जब तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे वीक चैप्टर्स और टॉपिक्स कौन से हैं। तुम्हें खास ध्यान देना है मैथ्स और एसएसटी में। और यार इस बात को याद रखो, हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का तुम्हारे पास शॉर्ट नोट होना चाहिए ताकि तुम बहुत ही क्विक रिवीजन कर पाओ। अब अगर डेली रूटीन की बात की जाए तो यार कम से कम 3 घंटे हर रोज पढ़ना पड़ेगा तुमको। 2 घंटे मैथ साइंस को दे दो, 1 घंटा एसएसटी और हिंदी इंग्लिश को दे दो। अब बात करते हैं फेज 2 की, जो होने वाला है नवंबर से दिसंबर तक, जहां पर हम स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करने वाले हैं और रिवीजन का राउंड 1 होने वाला है। तो फेज 2 का पॉइंट नंबर 1 है कि हमें कुछ भी करके दिसंबर एंड तक सिलेबस भी कंप्लीट करना है और रिवीजन भी कंप्लीट करना है। ऐसा ना हो कि आपने सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया लेकिन सब कुछ भूल गए, दिमाग से निकल गया। नहीं, दिसंबर तक तुम्हें सिलेबस तो करना ही है, साथ में रिवीजन भी करना है ताकि जितना पढ़ा है दिमाग में बैठ जाए। और नवंबर से दिसंबर के बीच से ही हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देने हैं। हमारा वीकली टारगेट होगा कम से कम 1 सैंपल पेपर और यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स होने वाली है, इसलिए एक एरर नोटबुक या फिर मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाओ कि तुम कौन कौन सी मिस्टेक्स बार बार करते हो, किस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आते और उसको करने का करेक्ट मेथड क्या है, वो सब कुछ तुम इस मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे। फेज 3 होने वाला है जनवरी से, जहाँ पर हम इंटेंस रिवीजन करेंगे और फुल सिलेबस का टेस्ट लेने वाले हैं। अब हम यहाँ पर छोटे मोटे टॉपिक्स को देखेंगे ही नहीं, बाय कर देंगे। लो मार्क्स वाले टॉपिक्स को तो भाव ही नहीं देंगे। हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ हाई वेटेड चैप्टर्स के ऊपर, जैसे मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है, साइंस में इलेक्ट्रिसिटी है, लाइफ प्रोसेसेस, एसएसटी में तो यार आप ही जानो। और जनवरी में कुछ भी करके हर 3 दिन में एक सैंपल पेपर देना ही देना है, वो भी टाइमली, टाइमर लगा करके। और सिर्फ सैंपल पेपर्स देने ही नहीं है बल्कि उसमें आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो भी आपको चेक करना है। भैया वो हम कैसे चेक करेंगे? यार तुम एक मार्किंग स्कीम बनाओ जिसमें तुम पूरा शेड्यूल लिख दो कि तुम कब कब कैसे कैसे कौन कौन से सब्जेक्ट में सैंपल पेपर देने वाले हो, और जो भी सैंपल पेपर देते हो उसमें तुम्हें नोट डाउन करते रहना है कि कौन से सैंपल पेपर में तुम्हें कितने मार्क्स आए हैं। अब इसी जनवरी के मंथ में तुम्हें फॉर्मूलाज को भी रिवाइज करते जाना है, डेफिनेशंस को भी रिवाइज करते जाना है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स को भी देखना है, डेरिवेशंस को भी देखना है, क्योंकि यार ऐसा ना हो कि तुम रिवाइज ना करो और एग्जाम के पहले सब कुछ भूल जाओ, ऐसा ना हो। दैट्स व्हाई रिवीजन इज कंपलसरी। अब यार बात करते हैं फेज नंबर 4, जो कि फरवरी में होने वाला है और ये होने वाला है हमारा फाइनल प्रिपरेशन। अब यार अगर तुम क्लास 9th में हो तो तुम्हें मॉक टेस्ट देना है ऑल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन छोड़ करके एक दिन। लेकिन अगर तुम क्लास 10th में हो तो तुम्हें हर रोज एक मॉक पेपर देना ही देना है। इसके साथ ही रिविजन्स का रैपिड फायर करना, यानी कि हर एक सब्जेक्ट में अभी तक तुमने जो जो नोट्स बनाए हैं, लॉन्ग नोट्स, शॉर्ट नोट्स, स्कूल नोट्स, जो भी, उन सब को रिवाइज कर लेना है। और हाँ, इस बात का याद रखना, अपनी स्लीप को और अपनी रूटीन को बहुत ही कंट्रोल करके रखना है। ऐसा ना हो कि तुम लास्ट टाइम में सही से सो नहीं पा रहे हो और तुम्हारी रूटीन कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, बहुत ही अनकंट्रोल्ड है, कुछ भी फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा
ऐसा होता है तो तुम यार बहुत ही ज्यादा लेजी फील करोगे, बहुत ही स्लीपी फील करोगे हर वक्त, और तुम अपने फुल पोटेंशियल पर जा ही नहीं पाओगे। इसलिए अपनी स्लीप साइकिल और अपना रूटीन खराब मत होने देना। और हाँ, आंसर राइटिंग भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यार कोई एक क्वेश्चन 10 तरह से पूछा जा सकता है। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक किस किस रूप में तुमसे क्वेश्चन करने आ जाएगा, और मार्क्स के हिसाब से तुम्हें अलग अलग तरीके से आंसर लिखना आना चाहिए। अगर वही टॉपिक से क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए तो तुम्हें कैसे लिखना है, अगर उसी टॉपिक से 4 मार्क्स के लिए आता है तो कैसे लिखना है, अगर उसी टॉपिक से 6 मार्क्स के लिए आता है तो कैसे लिखना है, कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, कैसे एक आंसर को डिजाइन करना है कि एग्जामिनर देखते ही लट्टू हो जाए और मार्क्स दे डाले। मतलब यार इतना अच्छा तुम्हें डिजाइन करना है अपने आंसर को। अंडरलाइन, कीवर्ड्स, बहुत सी चीजें हैं यार, हर चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन। अब बात करते हैं बोनस टिप्स की। पॉइंट नंबर 1 है अवॉइड बैकलॉग आफ्टर नवंबर। यानी यार नवंबर के बाद तुम्हें बैकलॉग नहीं करने। जो भी बैकलॉग्स हैं तुम्हें नवंबर के पहले पहले कुछ भी करके फिनिश कर ही देने। पॉइंट नंबर 2 है डोंट ओवरडू। यार तुम्हें बहुत कुछ नहीं करना, तुम्हें बहुत ज्यादा भी नहीं करना, तुम्हें करना उतना ही है जितना तुम कर सकते हो, लेकिन जो भी करना है बहुत ही ज्यादा क्वालिटी के साथ करना है, ना कि क्वांटिटी के साथ। ऐसा ना हो कि नाम तो हो गया कि आपने पूरी बुक खत्म कर ली, लेकिन उस बुक से कोई क्वेश्चन आपने पूछा तो आपने आंसर किया ही नहीं। नो, इट इज नॉट फेयर। थर्ड पॉइंट है माइंड सेट मैटर्स। अब यार तुम्हें हर दिन ऐसा पढ़ाई करना है कि नेक्स्ट डे ही तुम्हारा एग्जाम है। यस, और कभी कभी तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हुआ हूँ और पढ़ रहा हूँ। मतलब यार माइंड सेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और जो भी मैंने बातें बताई थी पहले वो सारी बातें भी अप्लाई करनी है। पॉइंट नंबर 4 है कंसिस्टेंसी। अब यार इसका तो पूछो ही मत, ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। अब यार तुम्हें अभी से लेकर अपने एग्जाम तक बहुत ही अच्छा कंसिस्टेंसी रखना पड़ेगा। नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपको वो बनना पड़ेगा जो अभी तक आप नहीं बन पाए हो। पॉइंट नंबर 5 है टाइम लिमिट। अब यार तुम्हें हर रोज डेली टारगेट्स बनाने हैं, वीकली टारगेट्स बनाने हैं, मंथली टारगेट्स बनाने हैं, और उन्हें टाइम लिमिट में फिनिश करना है। मेरे नन्हे मुन्ने छोटे भाई बहन, तुम्हें सलमान खान का एक डायलॉग याद है जिसमें वो कहता है कि मैंने एक बार जो कमिटमेंट कर ली तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बस वैसा ही जुनून चाहिए आपके अंदर भी, और अपने काम को आपने जब कहा टाइम लिमिट में फिनिश किया, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। और यार लास्ट में मैं बस यही कहूंगा कि ये बात हमेशा याद रखो कि एक टॉपर शुरू में एवरेज ही रहता है। हर बड़ा पेड़ शुरू में एक बीज ही होता है। स्टार्टिंग तो यार 0 से ही होती है। मुझे देख लो, सितंबर से लेकर फरवरी तक तुम्हें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, कंसिस्टेंसी। अगर तुमने रोड मैप फॉलो किया तो गारंटी है कि बोर्ड एग्जाम हॉल में तुम्हारा कॉन्फिडेंस डबल हो जाएगा, मार्क्स तो अपने आप ऊपर बढ़ जाएंगे। यार मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ और आप भी 100% दो। तुम अपने एग्जाम तक कंसिस्टेंट होके पढ़ाई करो और मैं एग्जाम तक कंसिस्टेंट क्वालिटी वीडियोस देता रहूंगा। तुम अपनी स्टडीज को हाई क्वालिटी का बनाओ और मैं तुम्हारे लिए हाई क्वालिटी वीडियोस बनाऊंगा। यार बहुत ही ज्यादा हेल्दी कंपटीशन रखते हैं अपने बीच और आपके बीच, जिससे दोनों का ही फायदा होगा। अब यार अगर ये वीडियो 1% भी अच्छी लगी है, हेल्पफुल लगी है, तो लाइक जरूर कर देना और अपने एक दोस्त तक ये वीडियो जरूर शेयर करो ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए और तुम्हारे भाई की भी हेल्प हो जाए। अगर तुम्हें हाफ ईयरली एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ना है तो एक ही वीडियो में सारा हाफ ईयरली मैथ्स का सिलेबस क्लास 10th के लिए मैंने बना दिया है, देख सकते हो लेफ्ट वाली वीडियो में। और अगर क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम के पूरे सिलेबस को 7 डेज में फिनिश करना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देख सकते हो। मैं तुम्हें वही मिलता हूँ। बाय बाय बाय।